ठीक है। तो रेंज एंड डोमेन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, साइन थीटा। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं साइन थीटा। साइन थीटा में ग्राफ का आइडिया है, हमने ग्राफ पहले भी डिस्कस किया था। ग्राफ ऐसा बनता है ना, और ये पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक मतलब वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। क्यों होता है ये यहाँ से भी समझा जा सकता है। जो हमने ये पढ़ा था, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, हमने सारी चीज़ करी थी, है ना। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी ये करा था ना। तो इसमें 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यू हमने निकाली थी, फिर 90 से 180 तक की निकाली थी, 180 से 370 तक की निकाली थी, फिर 360 रिपीट होते जाता है ना। फिर वही वैल्यू रिपीट होनी चालू हो जाती है। 360 के बाद सेम वैल्यू, 0 से 90 तक भी वैल्यू सेम है, लेकिन 0 से 90 तक सेम वैल्यू इंक्रीजिंग में है पॉजिटिव, फिर 90 से 180 तक सेम वैल्यू डिक्रीजिंग में है पॉजिटिव, अगर साइन की बात करें तो। फिर 180 से 270 तक क्या है, निगेटिव में जा रही है वैल्यू, ठीक है, डिक्रीजिंग में, फिर वो निगेटिव इंक्रीजिंग में, ठीक है ना। 180 से 360, तो ये वैल्यू क्या है, बार बार रिपीट हो रही है। क्लियर है। लेकिन 360 तक तो ये चला, निगेटिव पॉजिटिव ऊपर नीचे चला, लेकिन 360 के बाद वही पैटर्न फिर से रिपीट होने चलेगा। 360 से 270 जाएंगे तो सेम चीज़ वापस चलेगी, है कि नहीं। तो यहाँ से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं कि हम ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो 0 यहाँ पर हो गया 0 डिग्री, यहाँ पर हो गया 90 डिग्री, इसको π/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया बेटा, 180 डिग्री, पाई भी लिख सकते हैं, 180 भी लिख सकते हो। यहाँ पर हो गया 270 डिग्री, है ना, 3π/2 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2π भी लिख सकते हैं ना। वैसे ही हमने जब क्वाड्रेंट बनाया था, तो ये हो गया 0, ये हो गया 90 π/2, है ना, ये हो गया 0, ये हो गया पाई 180, ये हो गया 3π/2 270, और ये हो गया 2π, ठीक है ना। फिर से एक सर्कल मारेंगे तो 2π प्लस π/2 4π/2 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 3π, ये हो जाएगा 7π/2, और ये हो जाएगा फिर से 4π। ऐसे चलता रहेगा। समझ में आई बात, ठीक है ना। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, समझ में आ रहा है ना। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अच्छा, 4π के बाद, है ना, तो यहाँ पर हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं अच्छे से, है ना। तो ये तो अच्छे से बनाना है, तो ऐसे भी बना सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 2nπ, लिख सकता हूँ 2nπ, है ना। n क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, इंटीजर। 2nπ में अब वन उल्टा जाएंगे तो -2π -4π, तो यहाँ पे सब आएगा जैसे, है ना। -4π भी आ सकता है, -2π भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 2π भी आ सकता है, 4π भी आ सकता है। तो मल्टीपल ऑफ 2π सारे यहाँ आएंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ पे पहुँचेंगे, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ π/2, फिर 4π/2, 2π का डिफरेंस, हर जगह 2π का डिफरेंस रहेगा, ठीक है कि नहीं। समझ में आ रहा है। तो इसका जनरल फॉर्मेट रखोगे तो 4n + 1 π/2 आ जाएगा, सॉरी। तो ये 4n + 1 π/2, ये जो जनरल फॉर्मेट हम लिख रहे हैं 2nπ यहाँ पर होगा, 4n + 1 π/2 यहाँ होगा। ये आपको काम आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में भी, इसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, तो उसमें काम आएगा। यहाँ π/3π 5π ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, है ना। तो 2n + 1π यहाँ का नाम रख सकते हो, ठीक है ना। n सब में इंटीजर है, पॉजिटिव निगेटिव सब होगा, ठीक है ना। पता है कि जब उल्टा एंगल होगा तो निगेटिव होता है, तो निगेटिव में ये -π/2 हो गया, ये -π हो गया, है ना। ये ऐसा निगेटिव वाला भी चलेगा तो -2π भी आएगा, फिर एक और सर्कल हो गया -4π भी आएगा। समझ में आ रही है बात। तो वैसे यहाँ का भी लिख लेना है, यहाँ का भी आप लिख सकते हैं जनरल फॉर्मेट। तो यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई हमको, क्या, कि जो साइन की वैल्यू है या कॉस की वैल्यू है या टेन की वैल्यू है या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू बोले तो नेगेटिव में भी पूरी मिल रही है, -2π -4π -6π हर जगह मिल रही है, पॉजिटिव में भी पूरी मिल रही है, मतलब -∞ से लेके +∞ तक हर जगह वैल्यू आ रही है। तो ये इसका डोमेन हो गया, जो इनपुट होता है वो क्या होता है, डोमेन। मतलब साइन थीटा में अगर मैं fx = sin x बोलूँ, fx = sin x बोलूँ, तो
इनपुट जो x है मैं सब चीज़ रख सकता हूँ, कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ, ठीक है। इनपुट x में क्या कर सकता हूँ, कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ, ये क्लियर है। तो इनपुट x हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं 0 से π/2 के बीच में। अभी पता है कि 0 से π/2 के बीच में जो वैल्यू आएगी 0 से 1, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई 1, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब इसके बीच में आप बना सकते हो, है ना, ये 0 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, उसके बीच में 30 डिग्री, तो वैल्यू हाफ आ जाएगी। उसके बाद 45 डिग्री वैल्यू 1/√2 आ जाएगी। उसके बाद समझ में आ गया, 60 डिग्री वैल्यू √3/2 आ जाएगी, फिर 1 पहुँचेगी। फिर उसके बाद हमको पता है कि 90 + 30 में वापस 120 में वैल्यू √3/2 आ जाएगी, है ना। फिर वापस आपका 135 में वैल्यू 1/√2 आ जाएगी, वापस 150 में वैल्यू 1/2 आ जाएगी, फिर वापस 180 में वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ऐसा चल रहा है साइन का ग्राफ, बहुत ईजी है समझना, समझ गए। अब वैसे ही 180 के बाद क्या हो जाता है, 180 + थीटा, मतलब सेम चीज़ रिपीट होगा, है ना। प्लस थीटा मतलब अगर 180 + 30 करेंगे तो यहाँ पर 180 + 30 में नेगेटिव हाफ आएगा, है ना। यहाँ पर नेगेटिव होता है साइन और यहाँ पर भी नेगेटिव होता है साइन, तो वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। ये वैल्यूज़ आपको निकालना पता है तो ग्राफ ऐसा बनेगा बेटा। 2π के बाद वही चीज़ रिपीट होने लगेगी, 2π के बाद वही चीज़ रिपीट होने लगेगी, इसलिए इसको बोलते हैं पीरियोडिक ग्राफ। समझ में आ गया ग्राफ? यस, हाँ। तो ग्राफ समझ में आ गया, नोट कर लो इतना। अगर हम इंटरनेट से ले ले ग्राफ तो आपको थोड़ा विजुअल और क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ग्राफ में हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं sin x, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ आपको समझ में आ रहा है, ऐसा ग्राफ बना सकते हो। ग्राफ को हम समझ लिए, तो sin x का ग्राफ ये होता है ना। इसमें आप देख पा रहे हो कि ये अवेलेबल है ग्राफ, मतलब पूरा -∞ से +∞ तक। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन जो हम इनपुट कर सकते हैं ना। तो इनपुट क्या क्या कर सकते हैं, इनपुट हम कर सकते हैं -∞ से +∞, तो ये हो गया डोमेन, है ना। आउटपुट क्या हो गया कि क्या क्या आउटपुट आ रहा है, तो कुछ भी इनपुट करो आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट या तो आ रहा है, मतलब हम लिखते हैं 30 की वैल्यू हाफ, 30 की वैल्यू क्या लिखते हैं, हाफ। तो 0 से लेके हाफ तक सब चीज़ आ रहा है ना, मतलब 0 से लेके 1 तक सब चीज़ आ रहा है कि नहीं, 0 तक से लेके 1 तक सब चीज़ आ रहा है ना। वैसे ही फिर वापस 0 तक सब चीज़ आ रहा है, ठीक है। फिर वैसे ही यहाँ पर देखेंगे तो नीचे में पूरा -1 तक सब चीज़ आ रहा है, लेकिन -1 के नीचे ग्राफ कभी नहीं जा रहा है। तो साइन की जो वैल्यू होती है वो हमको पता है -1 से 1, यही हुआ आउटपुट रेंज, ठीक है। मतलब कभी मैं बोल दिया कि sin x की वैल्यू 3/2 है, तो आप बोलोगे सर ऐसा कोई x है ही नहीं, नॉट पॉसिबल, है ना, नॉट पॉसिबल। तो दुनिया के सारे x के लिए, दुनिया के सारे इनपुट के लिए इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच रहेगी, हाँ। तो देर इज़ नो सच x। जो मैं लिख रहा हूँ बहुत छोटा दिख रहा है कि दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। चलो, डिजिटल बोर्ड का यही फ़ायदा है कि छोटा भी दिखता है ना। तो देर इज़ नो सच x, ठीक है, गेटिंग इट। यस। तो वैसे ही अगर सेकंड हमको लिखना है किसका, cos x का, तो पहले तो हम बना लेते,
है ना। तो cos x में भी वही रहेगा, बट cos x में हमने देखा है कि वैल्यू cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हमको 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा ग्राफ। मतलब ये तो समझ में आएगा कि 0 डिग्री में क्या है, ग्राफ 1 है, ठीक है। तो हम ये रख सकते हैं फिर 0 डिग्री, यहाँ पर हम रख सकते हैं π/2 डिग्री, यहाँ पर हम रख सकते हैं पाई डिग्री, फिर हम रख सकते हैं 3π/2। ऐसा करके बढ़िया सा ग्राफ आप बना सकते हो। अभी से प्रैक्टिस होगी तो बाद में हाथ अच्छे से चलेगा, है ना। और कुछ नहीं है, ज़्यादा क्या है। तो यहाँ पर ये 1 हो गया सपोज़ करो, और यहाँ पर ये -1 हो गया सपोज़ करो। तो कॉस भी वही है कि 1 से -1 के बीच में घूमता रहेगा ना। ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे कवर कर लोगे, है ना। चलो आगे बढ़ाओ, ग्राफ को बना लो कॉपी। 1 मिनट ना, बोर्ड क्लोज हो गया, फिर ओपन द बोर्ड अगेन। ठीक है, तो ऐसे टाइप का ग्राफ 3π/2 यहाँ पर, यार थोड़ा सा Ctrl+Z कर रखिए, डॉट 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 खींच लो मैक्सिमम। समझ गए। तो ये हो गया पाई में -1, ये हो गया 3π/2 में 0। तो ये 90 में 0 होता है कॉस, एंड 3π/2 में 0 होता है ना। कॉस यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे 0 होता है। तो अगेन वापस जाके घूम के 4π/2 में 0 होगा, अगेन वापस जाके 7π/2 में 0 होगा। ये पता ही समझ में आ गया है ना। तो यहाँ पे 2π और जुड़ गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4π/2, 3π/2, ये π/2 में 0 हुआ, 3π/2 में 0 हुआ, ठीक है। 4π/2 है ना, तो 2π + π/2, यहाँ पे 2π हो गया, ठीक है। क्लियर है। तो ऐसा एनालाइज, मतलब पता तो है कि ग्राफ दिखता कैसे, ग्राफ दिखता कैसे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ग्राफ को जितना ज़्यादा एनालाइज कर लो, अच्छा यहाँ पर कैसा बनेगा, यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, है ना, यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, तो जितना याद हो जाए आपको उतना अच्छा है। बात समझ में आ रही है मिहिर कलश? हाँ, यस। तो ये तो ग्राफ बनाने की बात है, बाकी ये तो समझ में ही आ गया होगा कि इसमें भी डोमेन और रेंज क्या है। समझ में आ गया ना। यस सर। तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो डोमेन क्या है बताओ इसमें। अच्छा, यहाँ वाली वैल्यू क्या आनी चाहिए मिहिर बताओ, ये वाली वैल्यू, ये वाला वैल्यू क्या आएगा बताओ। -π/2। बहुत अच्छा, -π/2, गुड। ये वाला वैल्यू क्या आएगा? -π। तो -π में कॉस की वैल्यू कितनी होती है? -1। बहुत बढ़िया। और कॉस -π/2, कॉस -π/2 0। 0, ठीक है। तो फिर ऐसे यहाँ पर -3π/2, यहाँ पर चाहो तो आप लिख सकते हैं -2, कैसे चलता रहेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखोगे तो हमको पता है कि हमने पढ़ा है कि कॉस, यहाँ पर कॉस और सेक आता है, यहाँ पर कॉस और सेक आता है 4th क्वाड्रेंट में, है ना। तो 0 - थीटा में हमने पढ़ा था कि कॉस - थीटा डायरेक्टली कॉस थीटा हो जाता है। ये पढ़ा था कि नहीं, है ना। कॉस 0 - थीटा आएगा 4th क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो इसलिए हमने याद भी किया था कि कॉस और सेक नेगेटिव को खा जाते हैं, मतलब नेगेटिव बाहर कॉस और सेक में नहीं निकलता, और जिसमें नेगेटिव बाहर नहीं निकलता उसको क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। तो ये याद रख सकते हो, जिसमें नेगेटिव बाहर नहीं निकलता उसको क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। एक बार और देख लेते हैं हम ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का डेफिनेशन, है ना। तो ये काम आ जाता है, कहीं पर भी काम आ जाता है ना।
तो इवन फंक्शन क्या होता है? ऑड फंक्शन क्या होता है? जब आप f में इनपुट को -x रख दोगे तो ओवरऑल निगेटिव हो गया फंक्शन, तो उसको ऑड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है कि नहीं? तो इनपुट को अगर नेगेटिव रख दोगे तो ओवरऑल फंक्शन अगर नेगेटिव हो गया, मतलब नेगेटिव बाहर निकल गया, तो ऑड फंक्शन हो गया। लेकिन अपने अगर आप इनपुट में माइनस रखा और माइनस बाहर नहीं निकला तो उसको क्या बोलेंगे? इवन फंक्शन, ठीक है? जैसे एक्स स्क्वायर क्या होगा? इवन फंक्शन होगा। f माइनस एक्स में एफ एक्स के f माइनस एक्स भी एफ एक्स के बराबर ही होगा, तो ये इवन फंक्शन है। लेकिन क्यूब ऑड फंक्शन है ना? समझ गए ना? तो वैसे ही साइन में क्या होता है? साइन माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। तो साइन 10, बाकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक में 2 ट्रिग्नोमेट्रिक ऑड इवन फंक्शन में आएंगे, सेक और कॉस जो माइनस को खा जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं? बाकी सारे कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? इवन, ठीक है? तो ऑड तो ऑड फंक्शन को देखने का क्या है कि ये इसका जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन के है ना रेस्पेक्ट में मिरर इमेज देगा, मतलब है ना? कोई भी ऑड फंक्शन है, जैसे क्यूबिक फंक्शन भी देखोगे, लाइन भी देखोगे तो ऑड फंक्शन है। तो ये ओरिजिन के जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा वैसा सेम चीज़ थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, ऐसा बोल सकते हैं, जो भी ऑड फंक्शन है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का इमेज थर्ड क्वाड्रेंट में एज इट इज़ आता है ऑड फंक्शन में। वैसे अगर क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ देखते हैं अपन, क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ देखते हैं तो ऐसा आता है इधर, तो ऐसा आता है इधर, ठीक है कि नहीं? जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है सेम वैसे ही क्या आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, सेम पिक्चर उसका उल्टा मिरर इमेज, ठीक है? तो सेम साइन में है। साइन का अगर देखोगे तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पार्ट आ रहा है वो आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और जो सेकंड क्वाड्रेंट में पार्ट आ रहा है वो किधर आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है? बट कॉस में कैसा है? कॉस है ऑड इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन मतलब जो वैल्यू इधर चल रही है सेम वैल्यू उधर चलेगी, है ना? तो सेम वैल्यू मतलब एक्स एक्सिस का एक मिरर के जैसे काम करता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें याद रख सकते हो, है ना? इवन फंक्शन क्या होता है समझ में आ गया, ऑड फंक्शन क्या होता है समझ में आ गया, क्लियर है मिहिर? हाँ। माइनस बाहर निकल गया तो क्या फंक्शन है वो? ऑड। और माइनस बाहर नहीं निकला तो क्या फंक्शन है? इवन, है ना? और इवन फंक्शन में एक्स एक्सिस मिरर के जैसे काम करता है। कोई इवन फंक्शन है अगर इधर ऐसा है तो इधर भी ऐसा बनेगा, ठीक है? ये इवन फंक्शन हुआ। और ऑड फंक्शन में ओरिजिन मिरर के जैसे काम करता है ना? फर्स्ट वाली चीज़ चली जाएगी थर्ड में, और सेकंड वाली चीज़ चली जाएगी, या सेकंड वाली चीज़ चली जाएगी फोर्थ में, है ना? तो ये इतना पॉइंट याद रखो, अभी बहुत है, इसमें आगे फंक्शन में और पॉइंट्स पढ़ेंगे हम, ठीक है ना? तो ग्राफ मोस्टली हम फंक्शन में पढ़ते हैं, लेकिन अभी के लिए हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर अब डोमेन तो बता सकते हो भाई, बता दो डोमेन क्या है कॉस का। डोमेन क्या है कॉस का? इनपुट क्या क्या कर सक रहे हो? डोमेन क्या है जल्दी बताओ कलश, डोमेन क्या है कॉस का? सर डोमेन मतलब इनपुट तो बाय कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है तो बोलो ना, माइनस कॉन्फिडेंट होके बोलो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ऑल रियल वैल्यू, है ना? डोमेन क्या है? ऑल रियल वैल्यू। रेंज क्या है? आउटपुट क्या आ रहा है? वैल्यू कहाँ से कहाँ? हाँ -1 to 1। तो साइन और कॉस का डोमेन रेंज सेम है, ठीक है ना? साइन और कॉस का डोमेन रेंज क्या है बेटा? सेम है। सेम। थर्ड टेन का देख लेते हैं, 10x। तो 10x में भी डोमेन रेंज लिख लेते हैं हम डायरेक्टली, है ना? मतलब ग्राफ भी बना लेंगे। हम आए थे यहाँ पे डोमेन रेंज के लिए, तो डोमेन क्या होगा 10 का? 10 में भी हम माइनस इन्फिनाइट। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, अब ये समझेंगे क्या दिक्कत है 10 में, है ना? 10 का जो डोमेन होता है वो मतलब जहाँ पे डिफाइन नहीं हो डोमेन में नहीं आता, लेकिन 10 90 में डिफाइन नहीं होता, पता है ना? 10 90 डिग्री में डिफाइन नहीं होता है, 10 90 की वैल्यू अनडिफाइन होता है। तो अनडिफाइन है, जो चीज़ अनडिफाइन है तो वो इनपुट में नहीं रख सकते हम। तो डोमेन का मतलब ये होता है कि जो अनडिफाइन है। तो 10 का अगर डोमेन लिखते हैं, है ना? बस सुनते जाओ, अभी बाद में कनेक्ट कर पाएंगे। 10 का अगर डोमेन हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तो लिखेंगे, है ना? या ऑल रियल नंबर लिख सकते हैं। माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट को ऑल रियल नंबर भी लिखते हैं ना?
तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, या तो ऑल रियल नंबर लिख सकते हैं, रियल नंबर है ना। तो रियल नंबर तो है, लेकिन रियल नंबर में से हटा देना है 2n+1 π/2, ठीक है ना। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को हटा देना है, ठीक है। तो ऑड मतलब यहाँ पर और यहाँ पर 90 में और 270 में 10 की वैल्यू क्या होती है, वर्टिकल लाइन में 10 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, अनडिफाइन होती है कि नहीं, ये तो पता है ना। हाँ, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, ऐसे भी बोल सकते हो, तो ऐसे तो पता ही है, और ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो कॉस जहाँ जहाँ जीरो होगा वहाँ वहाँ टेन अनडिफाइन होगा, कॉस जहाँ जहाँ जीरो होगा वहाँ वहाँ टेन क्या होगा, अनडिफाइन होगा, है कि नहीं। तो कॉस का जहाँ जहाँ जीरो होगा वहाँ वहाँ टेन अनडिफाइन होगा, ये हमको पता हो गया। तो कॉस जहाँ जहाँ जीरो है, कॉस कहाँ कहाँ जीरो होता है, वर्टिकल लाइन में कॉस जीरो होता है, तो ये होता है π/2, 4π/2, सॉरी 5π/2, मैं कब से 4π/2 बोल रहा हूँ, सॉरी 5π/2 है ना, 2π ऐड करेंगे तो 5π/2, फिर 9π/2, चार चार के गैप में आएगा, फिर 9 4 13, 13π/2, ये सब यहाँ पर आएंगे, और ये वाला भी ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आता है 3π/2 + 4 7π/2, क्योंकि 2π के बाद आ रहा है ना, तो है ना, तो 4π/2 2π होगा, तो चार चार ऐड करना है 11π/2, तो ये सब, तो इन दोनों को अगर मिला देंगे तो सारे ऑड नंबर्स आ गए, है ना, 1 3 5 7 9, इसलिए 2n अगर दोनों को मिला के लिखना है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बहुत काम आने वाला है। जैसे इन दोनों लाइन को मिला के लिखना है, यहाँ वाली भी सारी वैल्यू लेना है, यहाँ वाली भी सारी वैल्यू लेना है, तो 2n π और 2n+1 nπ हो जाएगा, nπ है ना, सारे मल्टीपल हो जाएंगे, तो ये पूरा हॉरिजेंटल लाइन हो गया। तो साइन कहाँ कहाँ जीरो होता है अगर पूछेंगे, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी आप सीख गए ना, ऐसे सीखते जाते हो, और क्या साइन थीटा = 0 है, तो थीटा की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू, तो हम अभी क्या बच्चे जैसे हम बताएंगे तो क्या बताएंगे भाई, 0 में होता है, 180 में होता है, 360 में होता है, ऐसे 3 वैल्यू बता दिए, है ना। लेकिन अब तो पढ़ चुके हो कि हर जगह होता है ना, तो कहाँ कहाँ होता है, तो थीटा nπ के लिए होता है, बात समझ गए। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन इसका, और n सारे इंटीजर है, समझ गए। तो 0 में भी होगा, 2π में भी होगा, 4π में भी होगा, 6π में भी होगा, -2π में भी होगा, समझ गए ना। इसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और हमको आंसर ऐसे ही लिखने पड़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, इसलिए मैं बोल रहा था ये जो जनरल फॉर्म लिख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बहुत काम आएगा। क्लियर है ये बात। इन दोनों लाइन को मिला के लिख, वैसे ही अगर इन दोनों लाइन को मिला, वैसे अगर इन दोनों लाइन को मिला के लिखना है तो ये हो गया 2n+1 π/2, और वही हम घटा रहे हैं यहाँ से। बात समझ गए, डोमेन क्यों ऐसा है tan का, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत अलग चीज़ लग रही होगी, आज तक जो पढ़े उससे बहुत अलग चीज़ लग रही है ना, लेकिन समझना ही है, बस अलग चीज़ तो हमको पढ़ना पड़ेगा ना लाइफ में, समझना ही है। समझ में कंसेप्ट आ रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेंज क्या है, 10 का रेंज क्या होता है। अब 10 में हम देखते हैं कि पहली वैल्यू आती है 0, फिर क्या आती है वैल्यू 1/√3 आती है, मतलब 0 से 1/√3 के बीच में सब आएगा, है ना, 30 तक। फिर 45 में अपन ले लेते हैं 1, तो 0 से 1 मतलब 0 डिग्री से π/4, या 0 रेडियन से π/4 के बीच में 0 से 1 वाली सारी वैल्यू आ गई। उसके बाद √3 आ गया, है ना, बढ़ रही है, देखो कितना बढ़ रही है। उसके बाद डायरेक्ट इन्फिनाइट आ जाती है, तो मतलब 0 से इन्फिनाइट सारी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव में, और वही सारी चीज़ थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव में मिलेगा, या सेकंड नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में वही सारी चीज़ निगेटिव में मिलेगा। जैसे 0 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक है, फिर यहाँ पर वापस आता है, जैसे सपोज करो यहाँ पर वैल्यू 100 है, तो यहाँ पर वैल्यू -100 आएगी, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं ना। फिर यहाँ पर वैल्यू √3 +√3 है, तो यहाँ पर -√3 आएगी, तो सेम वैल्यू उधर रिफ्लेक्ट करेगी निगेटिव में, ठीक है कि नहीं, ठीक है। हाँ, तो इसमें वैल्यू फिर हम क्या देख रहे हैं, आउटपुट तो पूरा आ रहा है भाई, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हर चीज़ मिल रहा है आउटपुट में, तो इसका रेंज हो गया ऑल रियल नंबर, ठीक है, या -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो 10 सारा चीज़ दे सकता है, अगर 10 के बगल में लिखा वैल्यू क्या होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। 10x = 5√2, हाँ पॉसिबल है, हो सकता है ना। 10x = अगर घोड़ा एक नंबर है तो 10x = घोड़ा भी हो सकता है, मतलब एनीथिंग इज पॉसिबल फॉर 10, ऑल रियल नंबर इज पॉसिबल, ठीक है ना। तो हो सकता है, मतलब ऐसा एक्स एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए 10 की वैल्यू 5/√2 हो रही हो, ठीक है ना, वैल्यू 5/√2। एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, एंगल और वैल्यू में डिफरेंस है ना, वो हम समझे थे, ठीक है पहले, है ना। अब अगर आप ग्राफ बनाना चाहो तो ग्राफ भी बना सकते हो, तो ग्राफ कैसे दिखेगा ये याद करने वाली बात है, याद कर सकते हो।
और बनाना तो क्या है कि एक एक वैल्यू रख के बनाओगे तो ग्राफ का कर्व आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो सर अपने रेंज में क्या लिखा है tan x की? क्या लिखा है पढ़ो। आर लिख मतलब रियल नंबर, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट सब हो सकता है। ठीक है। हाँ। तो अगर ग्राफ बनाना चाहेंगे ना इसका, इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा 10 के ग्राफ के लिए। साइन कॉस तक तो ठीक था। तो अगर ये π/2 है तो π/2 में इन्फिनाइट हो जाती है, मतलब 45, अगर यहाँ पर 45 लेंगे तो 45 तक 1 तक जाएगी, लेकिन 45 के बाद रैपिडली इंक्रीज हो रही है वैल्यू, है ना। इसलिए इसका ग्राफ जो दिखेगा ना वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, इन्फिनिटी को टच करेगा। इसको असिम्पटोट बोलते हैं, बाद में हम पढ़ेंगे सब कैलकुलस में। ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे। और -π/2 में वही सारी चीज़ निगेटिव में चलेगी, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, तो जो चीज़ सेम फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही सेम चीज़ थर्ड क्वाड्रेंट में रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, बस ऐसा बनेगा 10 का ग्राफ। अब यही चीज़ रिपीट होगी, है ना। अब यहाँ पर लेकिन इन्फिनाइट से आएगा, π/2 में इन्फिनाइट से आएगा नहीं, π/2 के जस्ट बाद नेगेटिव इन्फिनाइट हो जाएगा ना। π/2 मतलब 90 के जस्ट बाद देखो यहाँ पर अगर बहुत बड़ी वैल्यू पॉजिटिव में तो यहाँ पर बहुत बड़ी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। बात को समझ पा रहे होगे आप लोग, है ना। तो π/2 के पाई में जीरो हो जाता है 10, है ना। जैसे साइन जहाँ जहाँ जीरो होता है 10 भी वहाँ वहाँ जीरो होता है। ठीक है, जैसे साइन थीटा इक्वल टू जीरो, तो टेन थीटा इक्वल टू जीरो का भी आंसर यही होगा, है ना। जहाँ जहाँ साइन जीरो होता है वहाँ n पाई में ऐसा ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ऐसा, और ये चीज़ रिपीट होते जाएगी यही चीज़। तो यहाँ पे ना जब ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ रफ आगे और पढ़ोगे भी तो जितना समझ में आ रहा है, तो जो ग्राफ रफ पढ़ते हैं ना तो इसका पीरियडिक, इसको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। पीरियोडिक मतलब जो चीज़ एक अंतराल में, एक पीरियड में जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको पीरियोडिक बोलते हैं। तो हम यहाँ देखें ना कि भाई 360 के बाद सब चीज़ रिपीट हो जा रहा है, 360 के बाद क्या हो जा रहा है, सब चीज़ रिपीट हो जा रहा है। तो 360 तो सबका पीरियड होगा ही, साइन का पीरियड 360 है ना। ये इतना ग्राफ ले लो, इतने ही ग्राफ को बार बार चिपकाते रहो तो आपका साइन का काम चल जाएगा। चलेगा कि नहीं। तो ये ग्राफ आपका हो गया, यही बार बार रिपीट हो रहा है, तो पीरियड कितना हो गया, 2π पीरियड हो गया। 2π वाली चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। कॉस में भी अगर आप इतना ग्राफ ले लो यहाँ से लेके यहाँ तक, या यहाँ से लेके यहाँ तक ले लो, जो भी ग्राफ ले लो, लेकिन वैल्यू उसकी 2π ही है ना। लेंथ इसकी कितनी है, 2π है। अब इसी चीज़ को बार बार चिपकाते रहो, इसी चीज़ को बार बार चिपकाते रहो तो आपका पूरा ग्राफ बन जाएगा, है कि नहीं। तो इसका भी पीरियड 2π है ना। ऐसा कोई पूछे साइन का पीरियड क्या है, कॉस का पीरियड क्या है, तो भाई ये पीरियड क्या है, पीरियोडिक ग्राफ है, इसका पीरियड 2π। ठीक है ना। 10 का लेकिन क्या है, 10 का ऐसे तो 2π भी बोल सकते हैं, बट हम मिनिमम वाला बोलते हैं जहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो 10 में पाई भी बोल सकते हैं। 10 में क्या बोलेंगे, पाई। देखो ना, पाई में रिपीट कर जा रही है चीज़ें। तो ये इतना चीज़ है, घोड़ा जैसा इतना चीज़ है, वही चीज़ वापस इधर रिपीट कर रही है, वही चीज़ वापस इधर रिपीट करेगी। समझ में आ गया। तो इसका इसका पीरियड क्या है, पाई है। ठीक है ना। अब ऐसा मैं आपको इसको क्वाड्रेंट से भी समझा देता हूँ। मतलब दो जगह से समझने से क्या होता है चीज़ को कि कनेक्ट ज़्यादा होता है, ज़्यादा देर तक याद रहता है ना, और समझ में आया ऐसा भी लगता है। तो अब इसी को अगर हम क्वाड्रेंट में देखें तो हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है पॉजिटिव में, और यहाँ से यहाँ तक निगेटिव में। तो यहाँ से यहाँ तक 0 to 0 पूरी वैल्यू रिपीट हो गई। तो 0 to पॉजिटिव इन्फिनाइट, फिर नेगेटिव इन्फिनाइट to 0 हो गई। ये आपको समझ में तो आ गया। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर क्या है, निगेटिव है। तो देखो इसके अंदर सारी चीज़ खत्म हो गई। अब वापस से यहाँ से पॉजिटिव से रिपीट हो रहा है, मतलब जो चीज़ यहाँ से शुरू हुई थी वापस से ये चीज़ यहाँ से शुरू हो रही है। पॉजिटिव यहाँ पर खत्म हो गया, फिर निगेटिव, फिर वही चीज़ वही चीज़ एज इट इज़ यहाँ पर रिपीट हो रही है, इसलिए इसका पीरियड पाई है। तो ऐसे भी समझ सकते हो, है कि नहीं। बट वहाँ पर क्या हो रहा था, अलग क्वाड्रेंट में एक साथ ऊपर के दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और एक साथ नीचे के दो क्वाड्रेंट में निगेटिव है, ऐसा हुआ था। इसलिए उसका पूरा 2π बन गया था इंटरवल। ठीक है ना। आई होप इतना बहुत है ग्राफ के बारे में, है ना। चाहिए तो मैं आपको साइन के बाद कॉसेक का भी ग्राफ बना देता हूँ, लेकिन कॉसेक का बच्चे 11th में ही ढंग से नहीं पढ़ते हैं, तो अभी आप 9th में क्या पढ़ोगे। लेकिन चाहो तो पढ़ सकते हो। कॉसेक का ग्राफ साइन का उल्टा होता है ना, जैसे साइन x है उसका उल्टा होता है 1/√x
1/sin करोगे तो आपका कॉसेक बनता है। तो ग्राफ कैसे बनता है नॉर्मली बना सकते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ हम पढ़ते हैं, वो पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि ग्राफ ऐसे क्यों बनता, मतलब इसकी वैल्यू 1 तक तो ये वैल्यू देगा ही नहीं, 1 के ऊपर ये वैल्यू देगा, ऐसा बनता है। ठीक है, और इधर -1 के बाद ये वैल्यू देगा। ठीक है, चलो इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे कभी, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के। कॉसेक सेक बाद में। डोमेन रेंज लिख सकते हैं, कॉसेक का डोमेन क्या होगा, तो कॉसेक का डोमेन क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ जहाँ साइन डिफाइन है कॉस भी डिफाइन है, बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो जहाँ साइन जीरो है उसको छोड़ दो, बस देखो जहाँ जहाँ साइन जीरो है उसको छोड़ दो, तो टेन जैसा इसका डोमेन आएगा। जहाँ जहाँ साइन जीरो है ना, तो किसके किसके डिनोमिनेटर में जीरो आता है, टेन के जीरो में डिनोमिनेटर में जीरो आता है और कॉसेक एक्स के डिनोमिनेटर में जीरो आता है। तो इन दोनों का डोमेन सेम होगा, वो होगा रियल नंबर में से जहाँ जहाँ साइन जीरो है उसको घटा दो। अच्छा ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, मीर ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? तो कहाँ, तो याद भी रहेगा कि किसका किसका डोमेन ये है, टेन का है कॉसेक का है। साइन का ऑल रियल नंबर हो जाता है, साइन का ऑल रियल नंबर हो जाता है, लेकिन टेन में 1/sin आ रहा है, कॉसेक में भी साइन डिनोमिनेटर में आ रहा है, टेन में भी साइन डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो जीरो नहीं हो सकता डिनोमिनेटर, इसलिए जहाँ जहाँ साइन जीरो होता है वो बस रियल नंबर से माइनस कर देना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, अब रेंज की बात करें, रेंज की बात करें तो रेंज आप देख सकते हो कि जो साइन होता है वो नहीं हो रहा है, उसका उल्टा चल रहा है ना, तो यहाँ पर खाली है, यहाँ पर मामला खाली है ना, तो यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, उसके अलावा हर जगह आउटपुट आ रहा है। तो अगर हम रेंज लिखें तो हम रेंज को ऐसा लिख सकते हैं, -∞ से सर 1 तक होता है ना, -∞ से 1 तक होता है, सर 1 तो आ रहा है, 1 आ रहा है तो 1 को इंक्लूड कर लेंगे, यूनियन 1 -∞ से -1 ना, यूनियन 1 से इन्फिनिट, मतलब जो चीज़ साइन में मिल रही है वो नहीं मिल रहा है, बस साइन में जो कॉमन वैल्यू सिर्फ 1 है, अगर साइन और कॉसेक का कुछ कॉमन है तो वो 1 है, मतलब साइन एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स बोल दिया तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स इजिकल टू 1, मतलब एक्स इजिकल टू एंगल, मतलब दोनों 1 1 हो सकता है, तो दैट कैन बी इक्वल टू 1, तो एक्स क्या होगा, एक्स हो जाएगा 4n+1 π/2, -1 भी हो सकता है, मतलब 2n+1 π/2 हो सकता है। ठीक है ना, मतलब वर्टिकल लाइन है ना, या डायरेक्टली अगर नॉर्मल सॉल्यूशन बोलोगे तो 90 डिग्री हो सकता है, 270 डिग्री हो सकता है। ऐसा कर करके क्वेश्चन सोच सकते हो ना, यहीं से क्वेश्चन हमको समझ में आ गया कि कहीं कहीं ऐसा बोल दिया कि साइन एक्स और कॉसेक एक्स इक्वल है, वो तो कब हो सकता है, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच होती है, कॉसेक एक्स की उसके बाहर होती है, लेकिन कॉमन वैल्यू क्या है, 1 एक कॉमन वैल्यू और -1 एक कॉमन वैल्यू है, तो ये 1 हो सकता है और एक -1 हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। तो ऐसा करके क्वेश्चन जितना सोचोगे ना उतना सब्जेक्ट को सीखोगे, डजेंट मैटर कि हम 8th में हैं 9th में, डजेंट मैटर, जितना सोचोगे ना उतना सब्जेक्ट को सोचोगे, थिंकिंग एबिलिटी तो हमारी सेम ही रहती है ना, चाहे आप 8th में सीखना चालू करो तो आप 9th तक उतना सोच पाओगे, मतलब जब आप चालू कर दो तब उतना सोच पाओगे, और जितना जल्दी चालू करोगे उतना अच्छे से सोच पाओगे, क्योंकि जो न्यूरॉन्स हमारे हैं वो एक्टिव अर्ली स्टेज में ज़्यादा रहते हैं, बाद में आलसी हो जाते हैं, एक बेस बन जाता है, एक चिपक जाते हैं, फाउंडेशन बन जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो वैसे सेक का भी ग्राफ बना सकते हो, जस्ट उल्टा ऑफ कॉसेक है ना, तो सेक एक्स में कॉसेक में ऐसा ग्राफ बन रहा था, यहाँ पे ये बन रहा था ना कॉसेक का डोम, तो उसका उल्टा डोम बन जाएगा, इसे याद रखने के लिए, उसका उल्टा डोम बन जाएगा सेक का। तो ये वाले डोम को जैसे कॉस के साइन का ग्राफ बनाते हैं ऐसे, उसके ग्राफ को 90 डिग्री शिफ्ट कर देंगे तो कॉस का ग्राफ बनता है, वैसे ही कॉसेक के ग्राफ को 90 डिग्री शिफ्ट कर देंगे तो किसका ग्राफ बनता है, 90 डिग्री मतलब π/2 वैल्यू में शिफ्ट कर दोगे है ना, इधर कर दोगे लेफ्ट में। ठीक है, तो इसका ग्राफ बन जाएगा सेक का। अब मैं थोड़ा सा स्पीड बता रहा हूँ क्योंकि हमको क्वेश्चन में पहुँचना है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ना, बहुत ज़्यादा बात हम कर चुके हैं। तो सेक एक्स का डोमेन क्या होगा, जहाँ पर कॉस जीरो होता है, तो कॉस जीरो कहाँ होगा, जीरो, कॉस एक्स कहाँ जीरो होता है, n पाई में जीरो होता है ना, n पाई में जीरो होता है, तो r - n पाई हो जाएगा, एकदम सिंपल है, बात समझ में आ गई। डोमेन सेक का, अब तो इसमें प्रो हो गया, आप लोग समझ जाओगे है ना, सेक का डोमेन, सेक का रेंज बोलोगे तो सेम होगा ना कॉसेक जैसा। लिख रहा हूँ, समझने में तो दिक्कत नहीं, 10x की जगह कॉट एक्स लिखना है तो लिख सकते हो, ये क्वेश्चन आप लोग को अभी मिलेंगे नहीं है ना, बहुत अच्छे एडवांस प्रॉब्लम्स में भी जाओगे तो नहीं मिलेंगे, शायद RMO में ज़रूरत पड़ जाए, RMO में पढ़ सकता है, RMO में तो पढ़ ही सकता है।
RMO बहुत एडवांस लेवल तक पढ़ते हैं, तो उसके पहले तो इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा अभी आप लोगों को ना, जो भी एग्ज़ाम लिख रहे हैं। MC12 में पढ़ सकता है, अगर MC12 लिखेंगे ना तो MC12 में पढ़ सकता है 11th। तो MC12 भी हम कब देंगे, अब 11th के पढ़ने के बाद ही दे सकते हैं। कुछ बच्चे अर्ली क्वालिफाई कर सकते हैं, 9th में भी दे सकते हैं, 10th में भी दे सकते हैं, उसका क्राइटेरिया है, ठीक है। तो कॉटेक्स है, क्या है, कॉटेक्स है। तो कॉटेक्स में भी बना सकते हैं अब 10x, जहाँ मतलब कॉट को लिखते हैं क्या, कॉस बाई साइन बाई कॉस लिखते हैं, साइन बाई कॉस। तो जहाँ कॉस 0 होता है मतलब सेम एज सेक एक्स, जैसे 10 और cos by sin, हाँ cos by sin, कॉस बाई साइन, हाँ कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन कॉट होता है। कॉस बाई साइन, ठीक है ना, मैं गलत बोल दिया भूल से। यहाँ पे π/2 वाले में यहाँ पे कॉस 0 होता है और 10 आता है साइन बाई कॉस, सॉरी है ना, क्या बोल रहे, 10 में आता है साइन बाई कॉस। अभी हमने ऊपर बोला ही था जहाँ कॉस 0 होता है वो हटाना है ना, और कॉसेक में होता है 1/sin, तो ये सेक का होगा, सॉरी 10 और सेक का सेम होगा। देखो ये गलती हो गई है ना, 10 और सेक का सेक होगा लॉज, है ना, क्योंकि आप लोग को बोलना चाहिए ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन कॉसेक में साइन आता है नीचे और 10 में कॉस आता है, तो यहाँ पर कॉट लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉट। ये बात सही है, कॉट एक्स और कॉसेक एक्स का डिनोमिनेटर सेम होता है। कॉट एक्स को हम लिखते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, लिखते हैं कि नहीं, और कॉस एक्स को लिखते हैं 1/sin x, है ना। तो कॉट एक्स एंड कॉसेक एक्स दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तो साइन जहाँ 0 होता है तो वो ये वाला होगा। तो सेक एक्स, कॉट एक्स और कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स का डोमेन ये होगा, ये नहीं, कॉस एक्स का डोमेन होगा जहाँ साइन 0 होता है, तो साइन हॉरिजेंटल लाइन में 0 होता है, हॉरिजेंटल लाइन मतलब n π, क्लियर है, हॉरिजेंटल लाइन मतलब n π, तो ये n π को हटाना है रियल नंबर में से, ठीक है कि नहीं। और सेक में cos 0 हो रहा है, cos 0 हो रहा है मतलब tan जैसा, cos 0 हो रहा है मतलब tan जैसा। आई होप क्लियर है अभी, है ना, क्या मिस्टेक हुई थी ये भी समझ में आ गया, क्लियर है, yes, इतना समझ में आया। तो कॉट एक्स में क्या आ जाएगा, कॉट एक्स में साइन है नीचे, साइन है नीचे तो ये वाला आ जाएगा, कॉट में साइन है नीचे, तो साइन है नीचे तो कॉसेक जैसा आ जाएगा, कॉसेक जैसे मतलब r - n π, ठीक है। इतना बहुत है, चलो बाकी तो डिस्कस कर लेना, अपन आगे बढ़ते हैं, आना क्वेश्चन। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल। तो अब बताओ, कॉस थीटा इज इक्वल टू π/3 हो सकता है क्या, नहीं सर, नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे अब पहले हो रहे थे, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई π/3 में तो कॉस होता है, तो π/3 में कॉस होता है, π/3 मतलब कॉस π/3 में वैल्यू होता है, वो एंगल होगा, तो ये वैल्यू है। तो थीटा ऐसा थीटा हो सकता है कि अब यहाँ पर पाई की वैल्यू रखना है, तो पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 1 से बड़ा हो गया, π/3 इज ग्रेटर देन 1 है, ये जो वैल्यू है। अब ये वैल्यू की बात कर रहा है, इक्वल टू लिख रहा है मतलब वैल्यू की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वैल्यू की बात कर रहा है। अब ये जो वैल्यू 1 से बड़ी है तो कॉस तो भाई 1 से बड़ा हो नहीं सकता, तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पर भी x+1/x क्या होता है, 2 से बड़ा होता है, तो ये नॉट पॉसिबल है कि नहीं, x+1/x जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, अगर पॉजिटिव में बात करेंगे। तो निगेटिव तो x+1/x का रेंज हमको बहुत अच्छे से पता है, -∞ to -2 हो सकता है, या तो फिर 2 से इन्फिनिटी हो सकता है, मतलब -2 से 2 के बीच में आएगा ही नहीं, और साइन को -1 से 1 के बीच में आना है, तो पॉसिबल ही नहीं है। दोनों
दोनों एग्री नहीं करते ना, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एग्री नहीं करेंगे तो पॉसिबल है क्या? नहीं है। कॉसेक थीटा माइनस 3/5 ये हो सकता है क्या? कॉसेक, देखो अच्छा कि कॉसेक का हमने पढ़ लिया इस क्वेश्चन में, क्योंकि जेई का क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में ये भी आ गया। बताओ कॉसेक थीटा माइनस 3/5 हो सकता है कि नहीं? कॉसेक का भी हमने पढ़ा है, जो साइन का जस्ट उल्टा डोमेन होगा ना, रेंज आउटपुट साइन का आउटपुट क्या है? तो जो साइन हो सकता है वो कॉसेक नहीं हो सकता, तो -3/5 साइन हो सकता है कि नहीं? -3 हो सकता है ना, क्योंकि ये 1 से कम वैल्यू है तो हो सकता है, मतलब कॉसेक नहीं हो सकता, तो नॉट पॉसिबल है कि नहीं? और अभी हमने देखा कॉसेक का क्या रेंज होता है, -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, है ना, ये होता है कॉसेक और सेक दोनों के लिए। तो -1 से 1 के बीच की वैल्यू एग्री नहीं करेगा कॉसेक, तो ये एग्री नहीं करेगा, ये हो सकता है, तो ये आंसर है, ठीक है ना। 10 की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, कोई भी नंबर, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन मिहिर? हाँ। चलो बढ़िया। तो आज हमने ग्राफ, डोमेन और रेंज कर लिया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला कर लेते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है कि एचडी में लाऊं? अच्छे से क्लियरली विजिबल है ना? So there is a formula that says that sin 7x will become like that. The find the value of a plus b plus c plus d plus e plus f plus h is, क्या होगा बताओ? ये सोचो क्या हो सकता है। बहुत सिंपल, अगर मैं बता दूंगा तो बहुत ही सिंपल है। पॉलिनोमियल में हमने ऐसा किया है, हमने पॉलिनोमियल में ऐसा किया है, बहुत सिंपल है। बस आपको सोचना है कि यहाँ पर क्या लगा सकते हैं। 1 मिनट ले लो, 1 मिनट ले लो और बताओ क्या आइडिया आ रहा है।